हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। आज का जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है जो कि फैज़ान मुस्तफ़ा जी का है। ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और ये बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। इन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस की जो हाल में चर्चा हो रही है, हिंदुओं को जो माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात है, उस पर इनका आर्टिकल है और ये बहुत ही अच्छे लॉ एक्सपर्ट हैं। तो इनका जो आर्टिकल है, वैसे उसमें काफ़ी सारी बातें, जो कल का आर्टिकल आया था 29 मार्च का, उसमें जो थर्ड आर्टिकल था उसमें माइनॉरिटी स्टेटस की बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में इसकी बात की गई है और कुछ 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की भी बात की गई थी। वही चीज़ें इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं ला पाई थी तो वो जो आर्टिकल था उसकी काफ़ी सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। तो देखिए, शुरू में इन्होंने अपने ओपिनियंस कुछ रखे हैं, इनका मतांतर है सरकार के साथ, लेकिन जो एफिडेविट है, जो पिटीशन फाइल की गई है, उसको लिंक करके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में क्या कहा गया है, जो प्रीवियस अगर हम ऐसी रूलिंग्स देखें तो उसमें क्या चर्चा की गई है, और लास्ट में इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी कही है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट का जो एफिडेविट है, जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, ये 2020 में फ़ाइल की गई थी बाय लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी। और एफिडेविट क्या बोलता है कि हिंदुओं को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए कुछ स्टेट्स में, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो उन स्टेट्स में कम है। ये कौन से स्टेट्स हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब, लक्षद्वीप, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड। ये 5 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है, और एफिडेविट के अनुसार माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो किसी भी तरीके से आर्टिकल 15 को वॉयलेट नहीं करती हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वाली बात कही गई है। माइनॉरिटी स्टेटस किसी भी रिलीजन को मिला है तो उनको इक्वली वेलफेयर स्कीम्स दी जा सकती हैं, ऐसा इनके पिटीशन में कहा गया है। और देखिए, आर्टिकल 38 और 46 के तहत सरकार को ये पूरा हक है कि सोसाइटी के जो भी वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनके लिए ऐसी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाएं। अब देखिए, जब आप ये पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये ज़रूरी है कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आपके पास रहे, एकदम साथ में रहे, और जो जो आर्टिकल्स की यहाँ पे बात की जा रही है उनको आप उस बुक से एक बार रिफ़र कर लें। उस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई है, यानी कौन से टर्म्स उसमें यूज़ किए गए हैं, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसमें इन टर्म्स का काफ़ी महत्व होता है और उसी चीज़ को आप मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार उसको पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के साथ ही लिंक करके, जैसे जैसे वो चीज़ सामने आ रही है, आपने एक बार बुक में भी उसको देख लिया उसी समय पे, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। गवर्नमेंट और भी किस बात को डिफेंड कर रही है कि पार्लियामेंट का ये जुरिस्डिक्शन है कि वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है 2005, इसको वो एनैक्ट कर सकती है। मतलब ये जो किया है ये सही किया है। और एफिडेविट बोलता है कि माइनॉरिटी स्टेटस को आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल्स पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है। इससे पहले जो पिटीशंस फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये इशू सीधे सीधे एनसीएम को रिफ़र कर दिया था कि आप देखो इसमें क्या किया जा सकता है। अब उसकी जो एक सब कमेटी सेटअप की गई थी एनसीएम द्वारा, जो 2019 में सेटअप की गई थी, उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। हर चीज़ जो उन्होंने एफिडेविट में बोली थी वो हर बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो जो नया एफिडेविट फ़ाइल किया गया है उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अब किसके ख़िलाफ़ जा रही है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़। अब आती है मेन बात कि डेफिनेशन क्या है माइनॉरिटी की। जो माइनॉरिटी हम कर रहे हैं, इसकी क्या बेस है, इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो माइनॉरिटीज़ या माइनॉरिटी, ये जो है ये करीब करीब 4 प्लेसेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। कौन से आर्टिकल्स में है, तो देखिए, आर्टिकल्स 29 और 30 के हेड नोट्स पे ये अपीयर होता हुआ दिखता है। आप साथ साथ देखते जाइए। अगर आपके पास स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो छोटी बुक आती है ना ब्लू कलर की, अगर वो है आपके पास तो आप उसको भी रेफ़र करिए, क्योंकि उसमें वर्ड टू वर्ड ये चीज़ें दी हैं।
तो देखिए ये 2 आर्टिकल्स हैं और इसके अलावा आर्टिकल 30 के क्लॉज़ 1 एंड क्लॉज़ 2 में इसकी बात की जाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, कोई एक ठोस डेफिनेशन नहीं मिलता हमें माइनॉरिटी का। लेकिन जो मोस्ट ऑब्वियस डेफिनेशन माइनॉरिटी की हो सकती है तो वो यही है कि एक ग्रुप जो न्यूमेरिकली छोटा है इन नंबर्स एज़ कंपेयर टू द मेजॉरिटी जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, वो अपने आप ही फिर माइनॉरिटी कहलाएगा। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स ही इसका आधार नहीं हो सकते एक ग्रुप ऑफ पीपल को माइनॉरिटी कहलाने के लिए। यहाँ पर इस तर्क को जस्टिफाई करने के लिए मुस्तफ़ा जी ने कौन से एग्जांपल्स दिए हैं, तो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड मूवमेंट था उसमें क्या हुआ, जो माइनॉरिटीज़ थी वहाँ की उन्हीं ने ही बाकी सब पे अपने पावर को एक्सरसाइज किया, राइट। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में ये जो लाइन है जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को डिवाइड करती है वो इतनी थिन है, इतनी पतली लाइन है कि आप एक माइनॉरिटी ग्रुप को डिलीनिएट नहीं कर सकते, यानी आप पहचान ही नहीं सकते कि यही माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है। और इसके अलावा एक सोसाइटी में काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं जिनमें से कोई भी ग्रुप माइनॉरिटी शायद ना हो, ऐसा भी कह सकते हैं न्यूमेरिकली स्पीकिंग, राइट, नंबर्स के ही हिसाब से अगर हम जाएं तो। और इसके अलावा जो नंबर्स का क्राइटेरिया है वो अपने आप में अकेला एक पैरामीटर माइनॉरिटी को डिफ़ाइन करने के लिए नहीं बन सकता, ऐसा ये कह रहे हैं। सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है इसकी डेफिनेशन का, कि वो जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो नॉन डोमिनेंट होना चाहिए उस सोसाइटी या पॉलिटी में, मतलब उसकी डोमिनेंस कम होनी चाहिए। उसको माइनॉरिटी तब कहा जाना चाहिए जब उसकी जो वैल्यूज़ हैं और जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं उसके लिए वो पहचाने ही नहीं जा रहे, उसको कोई मान्यताएं ही नहीं मिल रही हैं, और या तो इनसफिशिएंट उनकी एक पॉपुलेशन है जिसके द्वारा उनकी जो थिंकिंग है या उनका जो कल्चर है वो सारी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया है। तो 2 और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं माइनॉरिटी को डिफ़ाइन करने के लिए, कि एक सेक्शन का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है या तो एक्सक्लूजन हो रहा है ना। और इनके हिसाब से मुस्लिम्स दोनों ही टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, एक तो वो न्यूमेरिकल इन्फीरियॉरिटी में है और नॉन डोमिनेशन में है। और इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट असम्बलीज़ में उनकी जो भागीदारी है वो बहुत कम है। आगे भी इन्होंने ऐसी ही बात की है कि न्यूमेरिकल साइज़ या नॉन डोमिनेंस भी शायद अपने आप में सफिशिएंट ना हो एक माइनॉरिटी स्टेटस डिक्लेयर करने के लिए, राइट। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड है और उनको कोई ऐसा अकेलापन नहीं महसूस होता सोसाइटी में, जैसे पारसीज़ हैं, वो भले ही कम है नंबर्स में लेकिन देखिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पारसियों की है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है, यानी भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी है कोई ग्रुप तो उस आधार पर वो उसको रिकग्नाइज़ करता है। इसके अलावा सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को भी वो ऑफ कोर्स नहीं मान्यता देता, जैसे LGBTQ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सेप्ट किया है, तो जो न्यूमेरिकल इन्फीरियॉरिटी टेस्ट है यानी लेस इन नंबर्स अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट मान्यता देती है उस चीज़ को। तो 50% से कम अगर एक स्टेट में पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर ग्रुप की तो उसको वो एज माइनॉरिटी रिकग्नाइज़ करता है अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट न्यूमेरिकल आधार पर ही रिकग्नाइज़ करता है, अगर 50 आधे से कम पॉपुलेशन है उनकी एक पर्टिकुलर स्टेट में तो फिर वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हम देख लेते हैं। देखिए 1958 का केरला एजुकेशन बिल जिसमें एक 7 जजेस की बेंच थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को एज यूनिट यानी डिस्ट्रिक्ट को आधार बनाया जाए कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी है या नहीं है, उसको आधार बनाने से मना कर दिया, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और स्टेट को आधार बनाया कि नहीं हम स्टेट को एज अ होल देखेंगे और फिर हम इस निर्णय पे आएंगे कि उसमें कोई एक ग्रुप माइनॉरिटी में है या नहीं है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट थी। TMA पाई फाउंडेशन जो केस था 2003 का, उसमें 11 जजेस की बेंच थी। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अगर कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है माइनॉरिटीज़ का तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा, न्यूमेरिकली जो 50% से कम है जिनकी भी पॉपुलेशन, ऐसी कोई कम्युनिटी हो या रिलीजियस या लिंग्विस्टिक आधार पर 50% से कम है उनकी अगर पॉपुलेशन, तो फिर उनको माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन दिए जाएंगे।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये बात कही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको लेवल ऑफ स्टेट्स पे डिफ़ाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स को जो हमने क्रिएट किया है वो लिंग्विस्टिक आधार पर किया, भाषा के आधार पर हमारे स्टेट्स बने हुए हैं, राइट। तो और जो आर्टिकल 30 है वो भी यही दो वर्ड्स यूज़ करता है, माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। यहाँ पर ये और एक बात क्या कह रहे हैं कि सालों से इन्होंने ये चीज़ पर आर्ग्यू किया है कि हिंदूज़ को कश्मीर में, पंजाब में और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हमने पहले बात कही उसमें माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करना चाहिए। और एक और एज एन एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एक तमिल ब्राह्मण जो है वो तमिलनाडु के अलावा और किसी भी स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है, क्योंकि इसका भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, है ना। तो इसी आधार पर बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स हैं जिनके ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स में। तो सेंटर के एफिडेविट में और भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का भी जिक्र है जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं। और इसके अलावा जो डीएवी कॉलेज का जो केस था 1971 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हिंदूज़ माइनॉरिटी हैं पंजाब में, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इन केसेस को आप कोट कर सकते हैं, बस एक एक लाइन में एज अ समरी आप इनको अपने आंसर्स में शामिल कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को सेम राइट देता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि माइनॉरिटीज़ नेसेसरीली स्टेट लेवल पे ही डिटरमाइन की जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने तो इसको इसी तरीके से इंटरप्रेट किया है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो स्टेट के आधार पर होना चाहिए, स्टेट को देखकर किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हमारी भाषा के आधार पर ही स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है, राइट। जैसे गुजरात महाराष्ट्र पहले एक था, भाषा के आधार पर गुजरात को अलग किया गया और महाराष्ट्र को अलग किया गया। तो स्टेट्स के ही लेवल पे माइनॉरिटीज़ को डिफ़ाइन करना ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए इसमें और क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, कौन कैसी कैसी बातें देखिए आ रही हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो है उसकी जो 2019 की रिपोर्ट थी उसने ये कहा कि अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एनसीएम एक्ट 1992 सेंटर को ये अधिकार है अकेले को, ठीक है, सेंटर को अकेले ये अधिकार है किसी भी कम्युनिटी को रिलीजियस माइनॉरिटी की तौर पे नोटिफाई करना। तो दिस वाज नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ, है ना। जो एपेक्स कोर्ट ने बोला है उससे ये बात मेल नहीं खाती है। और जो सेंटर का एफिडेविट है उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये एग्जांपल दिया है जब 2016 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ज्यूज़ को माइनॉरिटी स्टेटस दिया था। तो अब वो तो स्टेट लेवल की ही बात थी, उसमें सेंटर का कोई ज़्यादा रोल नहीं था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने आधार पर देखा कि भाई ज्यूज़ जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस होल्ड करने के अधिकार रखते हैं, इसीलिए उनको वो दिया गया। देखिए अब मुस्तफ़ा जी कंक्लूड करते हुए यहाँ पर आगे हमें वे आउट देते हैं कैसे। अब यहाँ पर दो व्यूज़ पॉसिबल है माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने का। एक अप्रोच क्या हो सकता है कि आप सीधे तौर पर सबसे पहले तो नेशनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करिए और फिर स्टेट लेवल पर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो एनसीएम एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स को एज माइनॉरिटी आइडेंटिफाई किया है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है देखिए, तो जो ओपिनियन है जस्टिस रामा पॉल का जो टीएमए पाई फाउंडेशन में उन्होंने दिया है, उन्होंने क्या ओपिनियन जाहिर किया था कि एक ग्रुप माइनॉरिटी है या नहीं है वो किस आधार पे डिटरमाइन किया जाना चाहिए। जिस भी टेरिटरी की बात हो रही है और जिस भी सोर्स यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ की अगर बात की जा रही है और जिस टेरिटरी को वहाँ पर फोकस में रखा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही उस स्टेटस को देना चाहिए और फिर देखा जाना चाहिए कि सही में वो इन राइट्स के हकदार हैं या नहीं है और फिर उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा लॉ है पार्लियामेंट में जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिस पे कोई आपत्ति है, ये देखा जाना चाहिए कि वो क्या सेंट्रल लॉ है या किसी स्टेट का लॉ है। अगर सेंटर के किसी लॉ के बारे में बात की जा रही है तो नेशनल पर्सपेक्टिव से उस माइनॉरिटी या उस रिलीजियस ग्रुप को देखा जाना चाहिए और अगर कोई स्टेट लॉ की बात की जा रही है तो स्टेट पर्सपेक्टिव से उस ग्रुप को देखा जाना चाहिए। आगे उन्होंने और कुछ ऐसे जजमेंट्स की बात की है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था कि मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है नंबर में और पावरफुल भी हैं उस हिसाब से।
तो उनके मामले में थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं है किसी भी हाल से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है नंबर में और एक पावरफुल पोजीशन पे भी पहुंच गए हैं, तो उन पर कोई एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं मंडरा रहा। और कोर्ट ने ये भी बोला कि कोई भी माइनॉरिटी नहीं है इंडिया में, ठीक है, ये जो माइनॉरिटी की चीज़ है यही ख़त्म कर देनी चाहिए, राइट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 2003 में बाल पाटिल के केस में, उन्होंने जैन्स को एज माइनॉरिटी कंसिडर करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने बाद में ये भी बोला है कि अब कोई नया जो रिलीजियस ग्रुप है उसको माइनॉरिटी नहीं क्लेम किया जाएगा, और एनसीएम को ये आदेश दिए कि भाई आप इस तरीके से काम करिए कि देश में कोई माइनॉरिटी रहे ही ना, है ना, ये दिक्कत ही ना आए, ताकि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वाला सिस्टम है, एक माइनॉरिटी के आधार पर आप बहुत सारी सुविधाएं भी ले लेते हैं और आपको बहुत सारी कंसेशंस काफ़ी चीज़ों में मिलते हैं, तो ये जो चीज़ है इसको आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए, ये चीज़ रहे ही ना, इस तरीके से काम करना चाहिए। लास्ट में ये क्या कहते हैं कि 1930 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने कम्युनिटी को नंबर्स के टर्म पे डिफ़ाइन नहीं किया, बल्कि शेयर्ड रेशियल लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस और इस हिसाब से रिलीजन्स को उन्होंने डिफ़ाइन किया। तो जो एक कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस है वो किसी लॉ के रिकग्निशन पे नहीं डिपेंड करती है, बल्कि वो एक फैक्ट के तरीके से होती है, क्योंकि एक रिलीजन के लोग हैं वो आपको दिख रहे हैं तो वो एक फैक्चुअल चीज़ है। अब उसके लिए आपको पेपर पे मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है ये रिलीजन के लोग भी रहते हैं। लेकिन खैर ये तो एक अलग पर्सपेक्टिव की बात हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ के लिए रूल्स और डेफिनेशंस बनाए गए हैं तो इसके लिए भी कुछ लेकर आना चाहिए था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को आई थिंक ये भी ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो अनडिफाइंड रह गई हैं, जिसकी वजह से आज इतनी सारी डिबेट्स होती रहती हैं, राइट। तो यहाँ पर लास्ट में इनके हिसाब से जो अच्छा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कोट करते हैं और कहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड डज़ नॉट रिक्वायर स्टेट रिकग्निशन और डिक्लेरेशन। तो देखिए ये तो एक आम बात हुई है ना, क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस देते ही इसलिए है ताकि उनको वो राइट्स मिल सके, है ना, क्योंकि वो कम है नंबर में तो उनको आगे आने का मौका मिले, उनको अच्छी सुविधाएं मिले, इस चीज़ के लिए उनको माइनॉरिटी राइट्स दिए जाते हैं। तो खैर ये तो एक ऑप्टिमिस्टिक बात हो। तो खैर ये इनके पर्सनल व्यूज़ थे, क्योंकि आज का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है वो था एक्सपर्ट रिलेटेड था, ठीक है, एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स। तो एक एक्सपर्ट के जो व्यूज़ हैं, इनके जो व्यूज़ हैं, इन्होंने उस तरीके से उनको एक्सप्रेस किया है। पर हमारे लिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, जो आर्टिकल्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दी थी, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपना ओपिनियन भी फॉर्म कर सकते हैं विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें कुछ सही गलत ऐसा नहीं होता है, जो आपकी ओपिनियन है आप उसको आगे तो ये रख थी सकते हमारी हैं। आज की डिस्कशन। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट डिस्कशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद।